हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम एल्सवेयर पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर जानेंगे। देखो, मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होने से पहले, मतलब ये कह सकते हो कि आज से कुछ लगभग 2400 ईयर्स अगो, 2400 साल पहले, चाइना के जो एम्पायर थे उन्होंने वहाँ पर ग्रेट वॉल बिल्ड कराई थी। तो ये ग्रेट वॉल बिल्ड क्यों कराई, इसके पीछे रीज़न क्या था, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। इसके अलावा अगर हम आज से तो ये बोल रहे हैं कि 2400 ईयर्स अगो, तो ये कितना बीसी हुआ, 400 बीसी लगभग, ठीक है। सो इट वॉज meant टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ एम्पायर फ्रॉम पास्टरल पीपल। फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर, जिसे हिंदी में हम सीमा भी कहते हैं। एंड पास्टरल का मतलब होता है पशुपालक लोग, या ये कह लो कि वो लोग जो गांव में रहते हैं, विलेज एरिया में रहते हैं और वो पशु पालन करते हैं। सो जो चाइना के एम्पायर थे उन्होंने ग्रेट वॉल बिल्ड क्यों करवाई थी, तो इसीलिए करवाई थी ताकि वे नॉर्दर्न फ्रंटियर लोगों को, मतलब वो लोग जो उत्तरी सीमा पर रहते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। और किन लोगों से प्रोटेक्ट कर सके, पास्टरल पीपल से। आई बात समझ में? देखो, जो चाइना के एम्पायर थे उन्होंने ग्रेट वॉल इसलिए बिल्ड कराई थी क्योंकि वो नॉर्दर्न फ्रंटियर लोगों को पास्टरल पीपल से बचाना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ठीक है। सो पहला रीज़न ये था कि उन्होंने नॉर्दर्न फ्रंटियर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेट वॉल बनवाई। एंड दूसरा, इसी में ये भी रीज़न समझ सकते हो कि इन्वेडर से बचाने के लिए उन्होंने, या एनिमी अटैक से बचाने के लिए उन्होंने ये ग्रेट वॉल बिल्ड कराई थी। हालांकि इससे पहले स्मॉलर वॉल्स थी, लेकिन फिर ग्रेटर वॉल बनाई गई ताकि नॉर्दर्न फ्रंटियर लोगों को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। Additions to the wall that were made over period of 2000 years ago। अब ये ग्रेट वॉल बनाने में कुछ लगभग 2000 साल लगे। रीज़न इसके पीछे ये था कि जो फ्रंटियर थे, मतलब जिसे हम कहेंगे बॉर्डर या सीमा, तो ये जो एम्पायर के फ्रंटियर थे ये शिफ्ट होते रहे, बदलते रहे। द वॉल इज़ अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। स्टोन एंड ब्रिक की बनी है, कुछ लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। अ रोड अलोंग द टॉप, और आप देखना कि साथ में जो ये ग्रेट वॉल बनी हुई है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे टॉप पर, तो एक सड़क भी बनी हुई है। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्कड टू बिल्ड द वॉल। अब इतनी बड़ी और इतनी लंबी ये वॉल बनाई है, तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें हज़ारों की संख्या में लोगों ने काम किया होगा। एंड जब ये वॉल बनाई गई तो 100 से 200 मीटर की दूरी पर वॉच टावर्स भी बनाए गए। एंड वॉच टावर्स से निगरानी रखी जाती थी कि कहीं कोई आसपास एनिमीज़ तो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वॉच टावर्स जो है लगाए गए थे यहाँ पर। अब आपको बताना कि जो चाइना के एम्पायर थे, इनका बिहेवियर अशोका के एटीट्यूड से कैसे अलग था। देखो, अगर हम अशोका की बात करें तो अशोका ने किसी के साथ भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। और कलिंगा वॉर के बाद हमने पढ़ा कि वो बिल्कुल चेंज हो चुके थे, ना तो वो वॉयलेंस चाहते थे, वो लोगों के बीच में धर्म मतलब इसको फैलाना चाहते थे। एंड बुद्धिज़्म को इन्होंने प्रैक्टिस किया था। तो अशोका ने जो है कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं की कि उनके फ्रंटियर में कोई आ ना सके, जा ना सके। उन्होंने ओपन कर रखा था अपने एम्पायर को बिल्कुल। लेकिन चाइनीज़ एम्पायर्स ने ग्रेट वॉल बनवा रखी थी ताकि उनके एम्पायर के अंदर कोई एंट्री ना ले सके, ठीक है। अच्छा, ये भी कर ही लेते हैं, फिर आगे आगे चलते एक बार, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं। ऑफिशियल्स कलेक्टेड डैश फ्रॉम एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। टैक्सेस, है ना, टैक्सेस कलेक्ट करते थे ऑफिशियल्स। नेक्स्ट है रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू प्रोविंसेस एज गवर्नर्स, है ना, उनको गवर्नर्स बनाकर भेजा जाता था। नेक्स्ट वन, द मौर्यन एम्पायर ट्राइड टू कंट्रोल डैश एंड डैश विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर रिवर्स एंड यहाँ पर रोड्स। नेक्स्ट है पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन्स प्रोवाइडेड द मौर्यन ऑफिशियल्स विद। तो फॉरेस्टेड रीजन्स में मतलब जंगलों की तरफ रहने वाले जो लोग थे वो मौर्यन ऑफिशियल्स को क्या प्रोवाइड किया करते थे, टिम्बर, हनी एंड वैक्स। तो ये कह सकते हो कि ये एक तरीके के ट्रिब्यूट थे। पढ़ा था ना हमने चैप्टर में, ट्रिब्यूट मतलब नजराना। अब यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट डेट है, मौर्यन एम्पायर की बिगनिंग हुई थी 2300 ईयर्स अगो। और हमने 2400 साल के बारे में अभी क्या पढ़ा था कि 2400 साल पहले
दैट मीन्स लगभग 400 BC में जो चाइना के एम्पायर थे उन्होंने ग्रेट वॉल बिल्ड कराया था। एंड लगभग 2300 साल पहले, और अगर हम इसको BC में लिखें तो नियर अबाउट 300 BC मौर्यन एम्पायर की बिगनिंग हुई थी। अब आगे एक बार अब हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया हुआ है। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अभी NCERT में इसको ना बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया हुआ कि किसके बाद कौन आया, किसने किसको हराया, ये चीज़ यहाँ पर अच्छे से नहीं लिखी हुई है। तो अभी हम इस चैप्टर को तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अब कल जो वीडियो आएगी ना मेरी, उस वीडियो में मैं आपको वाइट बोर्ड पर समझाऊंगी पूरा। मैं आपके सामने एक जिसे हम ये कहते हैं ना कि एक पूरा साइकिल बताऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से कौन आया, किसने किसको हराया। तो आपको सभी पता होना चाहिए कि मौर्यन एम्पायर के बाद कौन था, मौर्यन एम्पायर को किसने हराया, मौर्यन एम्पायर की बिगनिंग कैसे हुई। तो थोड़ा सा मौर्यन एम्पायर एंड फिर हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर को पढ़ेंगे। तो वो आप कल की वीडियो में देखना, वो आपको कल ही वो वीडियो मिल जाएगी। द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड अबाउट 2200 ईयर्स अगो। लगभग 2200 साल पहले मौर्यन एम्पायर कोलैप्स हो चुका था। इन मौर्यन एम्पायर के कोलैप्स होने के बाद अलग अलग नए किंगडम आए, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट एंड इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ पार्ट में इंडो ग्रीक्स आए जिन्होंने रूल किया लगभग 100 साल तक। फिर उसके बाद शाक आए जो कि सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे, और इंडिया में इन्होंने नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया को रूल किया था, और इनका किंगडम लगभग 500 साल तक टिका था। फिर इसके बाद जो है शाक्स जो है वो डिफीट हुए गुप्ता किंग्स से। शाक के बाद आए कुशानाज। कुशानाज के बारे में आप चैप्टर 9 में पढ़ोगे, गुप्ता किंग्स के बारे में आप चैप्टर 10 में पढ़ोगे। ठीक है। इंडिया के नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में शुंग डायनेस्टी का किंगडम स्टैब्लिश हुआ। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और फिर इसके बाद शुंग डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी आती है कन्वाज, एंड देन फिर अदर डायनेस्टीज आती रहती हैं टिल गुप्ता एम्पायर जब तक स्टैब्लिश नहीं होता। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर अगर समझ नहीं आ रहा है क्योंकि NCERT में उस तरीके से दिया नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को कल वाइट बोर्ड पर समझा दूंगी ये सारी चीज़। और वो सेशन रिकॉर्डेड होगा, लाइव सेशन नहीं होगा, रिकॉर्डेड होगा, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें और साथ साथ समझ सकें। ठीक है। शाकाज हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया fought several battles with सतवाहनाज। शाकाज जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में रूल किया था, इनके काफ़ी सारे बैटल्स हुए थे सतवाहनाज के साथ, एंड सतवाहनाज ने इंडिया के वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में रूल किया। सतवाहना किंगडम जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 2100 साल पहले, एंड लगभग इसका रूल चला 400 साल तक। फिर लगभग कुछ 1700 साल पहले एक नई रूलिंग फैमिली आई जिस डायनेस्टी का नाम था वकाटकाज, और ये भी काफ़ी पावरफुल हुई थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में। फिर हम ये देखते हैं कि साउथ इंडिया में, और इनको हम संगम भी कहते हैं क्योंकि इनका संगम लिटरेचर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज का। इन्होंने रूल किया लगभग कुछ 2200 एंड 1800 साल पहले तक। फिर लगभग कुछ 1500 साल पहले दो बड़े लार्ज किंगडम्स स्टैब्लिश हुए थे, पल्लवाज एंड चालुक्याज। और इन सभी किंगडम्स एंड किंग्स के बारे में हमें पता चलता है उनके कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन से, उनकी बुक्स से। ठीक है। देयर वर अदर चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन विच ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन प्लेड अ वेरी मेजर रोल। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तक तो हमने राजा के बारे में पढ़ा यहाँ पर कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, एक किंगडम के बाद दूसरा किंगडम आ रहा है। सो व्हाट वाज हैपनिंग बिटवीन द किंग्स और अमंग किंगडम्स, ये चीज़ हमने यहाँ पढ़ी। अब इसी के साइमल्टेनियसली ऑर्डिनरी पीपल के बीच में क्या चल रहा था वो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ऑर्डिनरी पीपल की वजह से बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, जैसे कि एक तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ स्प्रेड होने लगी थी। इसके अलावा न्यू टाउन्स का ग्रोथ होने लगा था, या ये कह लो नए नए टाउन्स स्टैब्लिश होने लगे थे। एंड जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था
वो इंक्रीज़ होने लगा था, ट्रेडिंग ज़्यादा होने लगी थी। तो देखो जो एग्रीकल्चर है या स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू टाउन्स है या क्राफ्ट प्रोडक्शन है या ट्रेडिंग है, दीज एक्टिविटीज़ डन बाय ओनली ऑर्डिनरी पीपल। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन के द्वारा की जाती हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज़ में चेंजेस होने लगा था। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कहेंगे कि ऑर्डिनरी लोगों की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। एक तरफ तो चेंजेस हम देख रहे हैं राजाओं की वजह से, दूसरी तरफ हम चेंजेस देख रहे हैं साइमल्टेनियसली ऑर्डिनरी पीपल की वजह से। ठीक है, अब जैसे कि जो ट्रेडर्स थे उन्होंने नए नए लैंड रूट्स को एक्सप्लोर कर डाला विद इन एंड आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी एंड अंदर भी। इसके अलावा नए नए सी रूट्स को उन्होंने ओपन किया, जैसे कि जो सी रूट्स वेस्ट एशिया की तरफ जाते थे, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाते थे। क्योंकि देखो ट्रेडर्स का काम क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना, चीज़ों को बेचना, खरीदना, ट्रेडिंग करना बेसिकली। तो इन लोगों की ट्रैवलिंग तो चलती ही रहती थी। तो ट्रैवलिंग के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे सी रूट्स ढूंढ निकाले थे। एंड इसके अलावा नई नई बिल्डिंग्स बिल्डअप होने लगी थी, जैसे कि टेम्पल्स एंड स्तूपास ये स्टैब्लिश होने लगे थे। इसके अलावा नई नई बुक्स लिखी जा रही थी एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मेजर चेंजेस ऑर्डिनरी लोगों की वजह से होते हैं, उन मेजर चेंजेस की वजह से ही हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोग किस तरीके से रहा करते थे, क्या उनका आर्किटेक्चर था, किस तरीके का स्कल्प्टर प्रोसेस उनका होता था। जैसे कि टेम्पल, स्तूपास को देखकर आप बता सकते हो कि किस तरीके के कल्चरल एक्टिविटीज़ वो लोग किया करते थे, किन भगवानों में वो विश्वास रखा करते थे। बुक्स वगैरह को पढ़ के हमें पता चलेगा कि किस तरीके से वो लोग रहा करते थे। साइंटिफिक डिस्कवरीज से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, राइट। और हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से वहाँ पर टैक्सेस कलेक्ट किया जाता रहा होगा, किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती रहा होगी, है ना। सो दीज डेवलपमेंट्स वर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। सो एक तरफ अगर हम राजाओं की एक्टिविटी देख रहे हैं तो दूसरी तरफ हम ऑर्डिनरी लोगों की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं साइमल्टेनियसली हो रही थी। मतलब एक तरफ राजा एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक किंगडम के लोग दूसरी किंगडम के लोगों से लड़ रहे थे, एंड दूसरी तरफ ऑर्डिनरी पीपल की वजह से भी जो चेंजेस हो रहे थे वो साइमल्टेनियसली हो रहे थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो ये जो हमारा आज का चैप्टर है ना 7th अशोका के बारे में, ये पूरा मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने सब पढ़ लिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पोस्ट मौर्यन एम्पायर है ना, ये जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पर, ये पोस्ट मौर्यन एम्पायर है। तो ये चीज़ आप लोगों को मैं वाइट बोर्ड पर बताऊंगी, ठीक है। आप मेरे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।